अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे वो फार्माकोलॉजी का लेक्चर है, जिसके अंदर हम एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी यानी एंडोक्राइन की फार्माकोलॉजी के बाद जो इंट्रोडक्शन है सारा उसको देखेंगे और पैनक्रियाटिक हार्मोन्स को देखेंगे कि कौन से ड्रग्स इसके एनालॉग्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। और एज वी नो कि पैनक्रियाटिक हार्मोन में जो सबसे कॉमन डिजीज़ आती है वो डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ जो कि बहुत ही कॉमन डिजीज़ है। और अगर हम एंडोक्राइन की फार्माकोलॉजी के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम कुछ बातों को देख लें तो उसमें द वर्ड कोऑर्डिनेशन सबसे पहले आता है। कोऑर्डिनेशन हम बेसिकली किसे कहते हैं कि अब जो हमारी बॉडी है वो बहुत ज़्यादा सर्वाइव करती है ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन। यानी अगर हम अपनी बॉडी के कुछ डिफरेंट सिस्टम की बात करें तो जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डियक सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ये इन सिस्टम का सबका एक अपना अपना रोल है। ये सारे सिस्टम एक डिफरेंट रोल प्ले करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये इनकी आपस में किसी सिस्टम के साथ इस तरह की कोऑर्डिनेशन होती है और उस कोऑर्डिनेशन से ही हमें फिर फंक्शन मिल रहा होता है। अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे ब्रेन के अंदर दो सिस्टम प्रेजेंट है। वन इज़ नर्वस सिस्टम, सेकेंड इज़ एंडोक्राइनल सिस्टम, जिसको हम हार्मोनल सिस्टम या केमिकल सिस्टम भी कह सकते हैं। अब कोऑर्डिनेशन के रिलाई पे 5 कंपोनेंट्स हैं जो कोऑर्डिनेशन के रिलाई पे डिपेंड करते हैं, जिसमें नंबर 1 आता है स्टिमुलस। यानी स्टिमुलस क्या होता है कि कोई भी चेंज या कोई इन्वायरमेंट से फैक्टर आ रहा है। अब ये स्टिमुलस कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस भी हो सकता है, कोई इंटरनल स्टिमुलस भी हो सकता है। फिर सेकंड हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन का कंपोनेंट आता है वो है रिसेप्टर। रिसेप्टर हम बेसिकली किसे कहते हैं कि रिसेप्टर ने जो स्टिमुलस आया है उसको डिटेक्ट करना है। यानी जो कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे जो बेसिकली इस स्टिमुलस को सेंस करके डिटेक्ट करेंगे। फिर थर्ड हमारे पास जो आता है वो आता है कि ये जो रिसेप्टर हैं ये मैसेज कैरी करेंगे टूवर्ड्स कोऑर्डिनेटर, और कोऑर्डिनेटर जो है वो आगे से एक कमांड दे देंगे इफेक्टर्स को। यानी जो मैसेज आया है, ठीक है, वो आगे से वो इफेक्टर्स को दे देंगे और इफेक्टर्स एंड पे हमारे पास वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। ये सारा हमारे पास एक कंपोनेंट्स हैं कोऑर्डिनेशन के, जो कंपोनेंट्स हैं जो इस पे रिलाई करता है। अब अगर यहाँ पे हम नर्वस सिस्टम और नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें कि नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या डिफरेंस आता है, तो कि इनमें रिसेप्टर किस फॉर्म में मैसेज लेकर जा रहे होते हैं। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में आपने याद रखना है कि जो रिसेप्टर है वो कोई नर्व है और मैसेज जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर जो रिसेप्टर है वो कोई नर्व नहीं होती, ये कोई लीवर हो सकता है, कोई ग्लैंड हो सकता है या कोई बोन है, और जो मैसेज है वो ब्रेन तक जाता है। फिर उसके बाद अगर हमने देखें तो जो नर्वस रिस्पॉन्स होता है वो थोड़ा फास्ट और क्विक होता है, ठीक है, यानी उसमें जो रिस्पॉन्स आता है वो मूवमेंट की फॉर्म में आता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम केमिकल रिस्पॉन्स देखें, यानी जिसको हम हार्मोनल रिस्पॉन्स कह रहे हैं, वो थोड़ा डिलेड होता है। वो डिलेड क्यों होता है? क्योंकि उसमें हार्मोन प्रोड्यूस होने होते हैं, हार्मोन ने आगे से ब्लड में जाना होता है। तो ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा टाइम लेता है, जिसकी वजह से जो हमारा केमिकल रिस्पॉन्स है वो डिलेड है एज़ कम्पेयर टू नर्वस रिस्पॉन्स। अब हमारी बॉडी में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे सिर्फ नर्वस सिस्टम का रोल प्ले होता है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें केमिकल रोल भी प्ले होता है, और कुछ ऐसे भी सिस्टम प्लेसेस हैं जहाँ पे ये दोनों इकट्ठे अपना रोल प्ले करती हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन, जिसमें हम कहते हैं न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम को आज हम सारा डिटेल में देखेंगे और उससे फिर आगे से क्या इसकी डिजीज़ आती है उसको देखेंगे। उससे पहले अगर हम देख लें कि हमारे ब्रेन में एक पार्ट प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बेसिकली क्या करता है? हाइपोथैलेमस एक कमांड पास करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को और वो आगे से हार्मोन को रिलीज़ करवाएगा, ठीक है, वो कुछ हार्मोन को रिलीज़ करवाएगा। अगर यहाँ पे हम कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें कि कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, तो पैराथायरॉयड इसमें ग्लैंड आ सकता है, इसमें थायराइड ग्लैंड आ सकता है, इसमें एड्रेनल ग्लैंड आ सकते हैं, पेनक्रियास हैं, टेस्टिस हैं, ओवरीज हैं। तो ये सारे हमारे पास क्या हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड है। और एज वी नो कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं ये डक्टस ग्लैंड्स होते हैं, सीक्रेशन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन्स, और जो आगे से रिलीज होता है ब्लड के अंदर, ठीक है। और जो हार्मोन्स है वो क्या होती हैं? दे आर नेचुरली प्रोटीन्स, यानी कि जो प्रोटीन्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं स्ट्रक्चर मेकिंग के अंदर। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो स्ट्रक्चर मेकिंग है उसमें प्रोटीन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये एक ओवरव्यू सा इंट्रोडक्शन था इसकी, जितना भी हम एंडोक्राइन की फार्माकोलॉजी को जाने से पहले। अब हम देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम का ओवरव्यू।
तो अगर इसमें हम देखें द न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम विच इज़ कंट्रोल बाय पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस, यानी जो न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम है वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस। कोऑर्डिनेट्स बॉडी फंक्शन, यानी जितने भी बॉडी के फंक्शंस हैं उनको कोऑर्डिनेट करेगा बाय ट्रांसमिटिंग मैसेजेस को ट्रांसमिट करके बिटवीन इंडिविजुअल सेल एंड द टिश्यूज़। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो जो न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो डिलेड होता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है, लेकिन जो नर्वस सिस्टम है वो क्विक है और शॉर्ट है। एंडोक्राइन सिस्टम रिलीज हार्मोन इनटू ब्लड स्ट्रीम, जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो क्या करेगा, हार्मोन को रिलीज करेगा ब्लड स्ट्रीम के अंदर, विच कैरीज केमिकल मैसेंजर टू टारगेट सेल थ्रू आउट द बॉडी। यानी कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसने हार्मोन को रिलीज किया, और हार्मोन्स क्या हैं, हार्मोन्स बेसिकली केमिकल मैसेंजर्स हैं और हमारी बॉडी में कुछ डिफरेंट टारगेट सेल प्रेजेंट होंगे। ये हार्मोन जो रिलीज हुए हैं ये उन टारगेट सेल के साथ जाके बाइंड करेंगे और फिर देन कोई रिस्पॉन्स शो करेंगे। Hormones have a much broader range of response time than do nerve impulses, as we discussed in our previous slide के जो हार्मोनल रिस्पॉन्स है वो थोड़ा डिलेड रिस्पॉन्स है एज कम्पेयर टू नर्व इम्पल्स, रिक्वायरिंग फ्रॉम सेकेंड टू डेज, यानी अब जो हार्मोनल रिस्पॉन्स है इसको फ्रॉम सेकेंड टू डेज भी टाइम लग सकता है और लॉन्गर या इससे ज़्यादा भी लग सकता है टू काज अ रिस्पॉन्स, कोई भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए। डैट में लास्ट फॉर वीक्स और मंथ, लेकिन वो जो रिस्पॉन्स है इट विल मे लास्ट फॉर वीक्स और मंथ। फिर उसके बाद हम पेनक्रियाटिक हार्मोन की अगर अब हम ओवरव्यू की बात करें तो पेनक्रियाज कहाँ पर होते हैं, पेनक्रियाज आर प्लेस विद स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ भी होते हैं। फिर इनका जो रोल है वो डाइजेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एज वी नो कि पेनक्रियाटिक जूस रिलीज वगैरह होता है तो उसमें भी इनका इंपॉर्टेंट रोल है, यानी ये डाइजेशन में भी रोल प्ले करते हैं। एंड इट ऑल्सो वर्क एज अ ग्लैंड के तौर पर भी ये एक्ट करेंगे और ये डाइजेशन में भी रोल प्ले करेंगे। द पेनक्रियाज प्रोड्यूस द पेप्टाइड हार्मोन्स, जो पेनक्रियाज हैं वो क्या करेंगे, पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे। और पेप्टाइड वर्ड जो है इट इज़ रिलेटेड टू प्रोटीन। ये कौन कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, 3 हार्मोन्स हैं जो ये प्रोड्यूस करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ इंसुलिन, सेकेंड इज़ ग्लूकागोन एंड थर्ड इज़ सोमैटोस्टैटिन। ये 3 हार्मोन्स हैं जो पेनक्रियाज प्रोड्यूस करेंगे। द पेप्टाइड हार्मोन्स आर सिक्रेटेड फ्रॉम सेल इन द आइलैंड ऑफ Langerhans. Beta cell produce insulin, alpha cell produce glucagon and delta cell produce somatostatin. अब क्या होगा कि ये जो इंसुलिन, ये जो पेनक्रियाज है जिन्होंने हार्मोन को प्रोड्यूस किया है और फिर वहाँ पे पेनक्रियाज पे एक एरिया प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। उस एरियाज पे 3 तरह के सेल्स होंगे, बीटा सेल, अल्फा सेल्स और डेल्टा सेल्स। ये सेल्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, बीटा सेल्स जो हैं ये इंसुलिन वाले हार्मोन को प्रोड्यूस करेंगे, अल्फा सेल्स जो हैं ये ग्लूकागोन को प्रोड्यूस करेंगे और जो हमारे पास थर्ड वन सेल है वो प्रोड्यूस करेगा सोमैटोस्टैटिन को। दीज हार्मोन्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ बॉडी, यानी बॉडी की हमारी जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, स्पेशली इन द ग्लूकोज होम्योस्टैटिस। और रिलेटिव और एब्सोल्यूट लैक ऑफ इंसुलिन एज सीन इन डायबिटीज मेलाइटस कैन कॉज सीरियस हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन क्या होती है, हाइपरग्लाइसीमिया एज वी नो के एक स्वेयर कंडीशन है एंड इफ़ इट इज़ लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर इसको हम ट्रीट नहीं करते प्रॉपरली टाइम पे तो ये आगे से फर्दर कॉम्प्लिकेशन काज करेगा, जिसमें नेफ्रोपैथी है, न्यूरोपैथी है, यानी नर्व से रिलेटेड कोई पैथोलॉजी हो सकती है, नेफ्रोपैथी किडनी से रिलेटेड हो सकती है, उसके बाद रेटिनोपैथी यानी आई से रिलेटेड कोई भी पैथोलॉजी हो सकती है और कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। Administration of insulin preparations or other glucose lowering agent can reduce the morbidity and mortality associated with diabetes. यानी अगर हम इसको टाइमली ट्रीट कर लेते हैं और इंसुलिन के एडमिनिस्ट्रेशन पे लग जाते हैं या ग्लूकोज लोअरिंग एजेंट ले लेते हैं तो जो रिस्क ऑफ मॉर्बिडिटी या मोर्टेलिटी है वो इससे डिक्रीज़ कर सकता है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि एक पर्सन जो अनअवेयर है अपनी डायबिटीज़ के सिम्टम से, तो उसको जो पर्सन जिसको नहीं पता कि उसको डायबिटीज़ है या नहीं है तो उसको किस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं कि उसको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो सकती है, एक्सट्रीम थर्स्ट हो सकता है यानी बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, उसको भूख लग सकती है बार बार और सर दर्द, और जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है वो स्पेशली एट नाइट। अगर हाइपरग्लाइसीमिया में जो है ग्लूकोज, हाइपरग्लाइसीमिया में क्या होता है कि ग्लूकोज इंक्रीज़ कर जाता है और जो हमारे बहुत से जो सिस्टम्स होते हैं यानी कि उनको भी डैमेज कर देता है और सम टाइम डायबिटीज़ के पेशेंट में बहुत से जख्म बनना शुरू कर जाते हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज नमनेस। फिर हमारे पास आता है डायबिटीज़ मेलाइटस। अब डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है कि एक अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन है जिसने
रिकॉग्नाइज 4 क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज़, जिसने डायबिटीज़ की 4 क्लासिफिकेशन को डिवाइड किया, जिसमें द वेरी फर्स्ट वन इज़ टाइप 1 डायबिटीज़, जिसको हम फॉर्मली इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहते हैं, क्योंकि जो इसके अंदर इंसुलिन है वो बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रही। सेकेंड टाइप को हम कहते हैं कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी बॉडी प्रोड्यूस करती है इंसुलिन को, लेकिन जो सेल जिन्होंने इंसुलिन को रिस्पॉन्स करना है और ग्लूकोज का अपटेक लेकर आना है वो डिसेंथेसाइज है। फिर उसके बाद गेस्टेशनल डायबिटीज़ भी है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है इन फीमेल्स, और फोर्थ टाइप है डायबिटीज़ ड्यू टू अदर काजेज सच एज जेनेटिक डिफेक्ट, यानी अगर फॉर एग्जांपल आपके कोई ग्रैंड पेरेंट्स या फैमिली हिस्ट्री में किसी को डायबिटीज़ है तो वो जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र हो सकती है, और मेडिकेशन से भी डायबिटीज़ हो सकती है। मेडिकेशन से अब डायबिटीज़ किस तरह से हो सकती है, यानी बहुत सी ऐसी मेडिकेशन हैं, फॉर एग्जांपल कोविड के पेशेंट्स को अगर हम दें तो जो कोविड के पेशेंट्स हैं उनको डॉक्टर ये कहते हैं कि उनका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो चेक करना है। अगर तो पेशेंट ऑलरेडी डायबिटिक है देन इट इज़ प्रॉब्लम, लेकिन अगर पेशेंट डायबिटिक नहीं है देन इट माइट बी पॉसिबल कि उसको आफ्टर कोविड रिकवरी के बाद उसको डायबिटीज़ के चांसेस हो सकें, क्योंकि जो उसने ड्यूरिंग कोविड उसने जो मेडिसिन यूज़ की हैं वो उसका ग्लूकोज का जो लेवल है वो इंक्रीज़ कर सकती हैं। फिर उसके बाद आता है कि डाइट, एक्सरसाइज एंड इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन आर इफेक्टिव इन दिस कंडीशन। अगर डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाए तो उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। डाइट में हम क्या करेंगे, डाइट हमने इस तरह से उसका डाइट चार्ट प्लान करना है पेशेंट का कि उसकी हेल्थ भी मेंटेन रहे और जो ग्लूकोज का लेवल है वो भी कंट्रोल रहे। देन एक्सरसाइज में वॉक बहुत इंपॉर्टेंट आती है। इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन आर इफेक्टिव इन दिस कंडीशन। उसके बाद अगर हम टाइप 1 डायबिटीज़ देखें तो टाइप 1 डायबिटीज़ मोस्ट कॉमनली एफ्लिक्ट्स इन चिल्ड्रन, एडोलोसेंट्स, यंग एडल्ट, बट सम लेटेंट फॉर्म अकर लेटर इन लाइफ, यानी इसको हम जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं। और ये ज़्यादा कॉमनली किन में होती है, चिल्ड्रन में, एडोलोसेंट्स में, यंग एडल्ट्स में, बट आल्सो सम लेटर फॉर्म्स अकर लेटर इन लाइफ। इसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली ये होती है बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, यानी इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ कर जाता है। अब अगर हम देखें तो ग्लूकोज जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्टोरेज फॉर्म में, वो लिवर के अंदर प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, जिसको हम सारा जो ग्लाइकोजेनेसिस का प्रोसेस सारा होता है। लेकिन अगर ग्लूकोज जो है वो लिवर के अंदर प्रेजेंट है स्टोरेज फॉर्म के अंदर, अगर अब हम देखें तो ड्यूरिंग फास्टिंग या फिर फॉर एग्जांपल अगर हम दोपहर में लंच करते हैं और डिनर तक, हमारे लंच और डिनर तक एक ब्रेक रहती है, तो ड्यूरिंग दैट ब्रेक अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी फिर भी एनर्जेटिक है। तो वो एनर्जेटिक किस वजह से है, क्योंकि जो हमने कोई भी मील खाया है लंच में या जो भी हमने लिया है उसमें जो ग्लूकोज था वो हमारे लीवर में ऑलरेडी स्टोर हो गया है, और वही जो स्टोर हुआ था ग्लूकोज लीवर के अंदर वही अब हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज कर रही है। सो द डिजीज इज करेक्टराइज बाय एन एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। एज वी डिस्कस के ये जो टाइप 1 डायबिटीज़ है ये किस वजह से होती है, बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। और ये डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन किस वजह से होती है, ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स। हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड में देखा कि 3 सेल्स थे जो डिफरेंट हार्मोन रिलीज कर रहे थे, जिसमें जो बीटा सेल्स था वो किसको रिलीज कर रहा था, इंसुलिन को। अब अगर बीटा सेल में कोई भी डिस्ट्रक्शन आती है, कोई भी डिसफंक्शनिंग आती है, उसका स्ट्रक्चर खराब होता है या कोई फंक्शन खराब होता है, तो ये इंसुलिन की डेफिशिएंसी की काज बनेगा। एंड लॉस ऑफ बीटा सेल फंक्शन रिजल्ट फ्रॉम ऑटोइम्यून मीडिएटेड प्रोसेस किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ ऑटोइम्यून मीडिएटेड प्रोसेस दैट मे बी ट्रिगर्ड बाय वायरसेस और अदर इन्वायरमेंटल टॉक्सिन। किसी भी वायरस या बैक्टीरिया या कोई भी इन्वायरमेंटल टॉक्सिन की वजह से जो ऑटोइम्यून मीडिएटेड प्रोसेस है वो उसकी वजह से जो बीटा सेल्स की फंक्शनिंग है वो लूज हो जाएगी। विदाउट फंक्शनल बीटा सेल्स, अब जब बीटा सेल्स की फंक्शनिंग डिसफंक्शनिंग हो गई है, उनका स्ट्रक्चर खराब हो गया, तो क्या होगा, द पेनक्रियास फेल टू रिस्पॉन्ड टू ग्लूकोज एंड अ पर्सन विद टाइप 1 डायबिटीज शो द क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ इंसुलिन डेफिशिएंसी। और फिर पर्सन को फिर आगे से जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसके सिम्टम्स आएंगे, जिसमें पोलीफेजिया यानी उसको बहुत ज़्यादा पोलीयूरिया, वेट लॉस, जो हमने डायबिटीज़ की सिम्टम्स की बात की कि उसको वेट लॉस भी होगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी, एक्सट्रीम थर्स्ट, ये सब उसके सिम्टम्स होंगे। फिर उसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या है, इंसुलिन थेरेपी इसका ट्रीटमेंट है, जो कि एक्सोजीनियस थेरेपी है, यानी कि इंसुलिन भी हमारे पास 3 डिफरेंट फॉर्म में होती है। हम इसको सिरिंज की फॉर्म में भी दे सकते हैं, फिर उसके बाद इसको हम एक पेन फॉर्म में भी दे सकते हैं और दूसरा पंप फॉर्म में भी। टाइप 2 डायबिटीज़ को देखें तो टाइप 2 डायबिटीज़ अकाउंट फॉर ग्रेटर देन 90% ऑफ केसेस, यानी इट इज़ मोर कॉमन देन टाइप 1।
और टाइप 2 जो डायबिटीज़ है इट इज़ इन्फ्लुएंस बाय जेनेटिक फैक्टर, एजिंग, ओबेसिटी, पेरिफेरल इंसुलिन। ये इसकी काजेज़ है कि टाइप 2 जो डायबिटीज़ है ये किस वजह से हो सकती है, बिकॉज ऑफ एजिंग भी हो सकता है, कोई जेनेटिक फैक्टर भी है, ओबेसिटी भी हो सकती है, और कोई पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस रादर देन ऑटोइम्यून प्रोसेस। क्योंकि हमने टाइप 1 में देखा कि उसमें बिकॉज ऑफ ऑटोइम्यून कोई प्रोसेस था, उसकी वजह से कोई भी वायरस बैक्टीरिया था तो उसकी वजह से हो रही थी। लेकिन जो टाइप 2 है इसमें जो टारगेट सेल है जिन्होंने अपटेक करना है ग्लूकोज का, उसमें जो है दे बिकम रेजिस्टेंस टू इंसुलिन, और जो रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स करना वो बंद कर देते हैं। टारगेट ऑर्गन की जो सेंसिटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज इज करेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ टारगेट ऑर्गन्स टू इंसुलिन। In type 2 diabetes, the pancreas retains some beta cells function, but insulin secretion is insufficient to maintain glucose homeostasis in the face of increased peripheral insulin resistance. यानी इसमें क्या होगा कि एज वी डिस्कस इन टाइप 1 के उसमें जो बीटा सेल्स की फंक्शनिंग थी वो सारी ख़राब हो रही थी, जिसकी वजह से इंसुलिन में डेफिशिएंसी आ रही थी। ठीक है, लेकिन अब जो इसमें अगर हम देखें टाइप 2 के अंदर इसमें इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है, और उसके कंपैरिजन इंसुलिन जो है वो इनसफिशिएंट हो रही है। फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है कि वेट रिडक्शन, एक्सरसाइज, डाइटरी मॉडिफिकेशन, ओरल ग्लूकोज लोअरिंग एजेंट एंड इंसुलिन थेरेपी। यानी पहले तो डॉक्टर यही ट्राई करते हैं कि इनिशियली हम उसको मतलब एक्सरसाइज या कोई डाइटरी मॉडिफिकेशन या फिर ओरल ग्लूकोज लोअरिंग एजेंट, ड्रग्स वगैरह ले ले, कोई मेडिसिन वगैरह ले ले, लोअरिंग एजेंट्स ले ले जो ग्लूकोज का लेवल जो है वो डिक्रीज़ कर देगी और इससे पेशेंट जो है वो रिकवर हो जाए। लेकिन अगर फिर भी पेशेंट इससे रिकवर नहीं होता देन फिर पेशेंट को इंसुलिन थेरेपी पे लेकर आया जाता है। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। जो इसका रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो हम इसको पार्ट 2 में एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें हम इसके जो इंसुलिन के एनालॉग हैं वो हम सारा डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।